हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ। सो गाइज, अगर आप लोगों को इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ हाईलाइटेड आंसर्स के साथ मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट। अब देखो, इसमें चार स्टेजेस बता रखी हैं: पेकाइटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन और डिप्लोटीन। ये क्या है? हमारे मियोसिस वन का जो प्रोफेस वन है उसकी सब स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है इसमें लेप्टोटीन, फिर आती है जाइगोटीन, फिर आती है पेकाइटीन, फिर आती है डिप्लोटीन और उसके बाद आती है लास्ट में डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस को छोड़ के बाकी चारों सब स्टेजेस दे रखी है और पूछा गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है वो किस स्टेज में होता है। सो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये चारों स्टेजेस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो होता क्या है, पेकाइटीन स्टेज के टाइम पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है वो हमें टेट्राड्स की तरह दिखने लगते हैं। अब ये स्टेज जो है इसको हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नड्यूल्स जो हैं वो अपीयर होने लगते हैं। और रिकॉम्बिनेशन नड्यूल्स क्या होते हैं? ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जैसे एक पेरेंट से आपके एक क्रोमोसोम आया, दूसरे पेरेंट से दूसरा, तो वो जो पेयर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए जैसे कि ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसका ये और ये क्रोमैटिड जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। जबकि अगर हम एक और होमोलोगस क्रोमोसोम ले लें, तो अगर हम इस क्रोमैटिड को लें और इस वाले क्रोमोसोम के इस क्रोमैटिड को लें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, इसी चीज को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। नाउ क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है? रिकॉम्बिनेज। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का इन दोनों क्रोमोसोम्स पे, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी। क्योंकि सपोज करो इसका ये वाला पार्ट टूट के इधर चला जाएगा और छोटा सा पार्ट इस क्रोमैटिड का टूट के इधर चला जाएगा, तो जेनेटिक मटेरियल की क्रॉसिंग हो गई। अब रिकॉम्बिनेशन जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में वो पेकाइटीन के एंड तक कंप्लीट हो पाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे लिंक्ड ही रह जाते हैं। क्लियर? तो सेगमेंट्स का एक्सचेंज होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में किस स्टेज में हुआ? पेकाइटीन स्टेज में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज poleward movement of homologous chromosome without the division of centromere is characteristic of। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पोलवर्ड मूवमेंट है, मतलब दो अलग अलग पोल्स की तरफ वो जाने लगते हैं जब स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, तो उसमें भी एक चीज ऐसी आती है जब एक बार तो सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है लेकिन एक बार सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। तो पहली बात तो दो बार हो रहा है, इसका मतलब ये चीज मियोसिस में होगी, माइटोसिस में नहीं। ओके, और हमें पता है कि पोलवर्ड मूवमेंट जो है वो एनाफेज में होता है, जो कि हमारी थर्ड स्टेज होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चार स्टेजेस होती हैं, जिसमें से एनाफेज में हमारे पोलवर्ड मूवमेंट जो है वो होने लगता है। तो प्रोफेज वाले हमारे दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब एनाफेज वन और एनाफेज टू में से हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा ऐसा पोलवर्ड मूवमेंट होगा जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। तो होता क्या है, एनाफेज वन जो होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर्स पे अभी भी जुड़ी हुई रहती हैं। जब भी तो एनाफेज टू के लिए स्कोप बन पाता है, क्योंकि एनाफेज टू में फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? एनाफेज वन, दैट इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एम फेज इज कंसिडर्ड एज टेट्राप्लॉइड स्टेज। तो पहली बात तो एम फेज क्या होती है? माइटोसिस फेज होती है। तो इसमें जो भी हमारे ऑप्शंस में मियोसिस की फेजेस दे रखी हैं उन्हें हम हटा देंगे। तो एनाफेज वन और मेटाफेज टू ये दोनों ही हमारी मियोसिस की फेजेस हैं, तो इन्हें हमने पहले ही क्रॉस कर दी। तो इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेज है एम फेज की जिसको हम टेट्राप्लॉइड स्टेज बोलते हैं। तो टेट्राप्लॉइड का क्या मतलब होता है? जिनमें चार होमोलोगस सेट हो क्रोमोसोम्स के।
अब एनाफेज ऐसी स्टेज होती है जब एक डिप्लॉइड सेल जो है वो टेट्राप्लॉइड हो जाती है माइटोसिस के टाइम पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस। मोर देन वन ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे दो ऑप्शंस तो मियोसिस के ही हैं, तो ये दोनों तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका एनाफेज ऑफ माइटोसिस। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which mitotic poison inhibits mitosis by inhibiting formation of spindle and bringing out polyploidy? तो ये जो आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं ये सभी माइटोटिक पॉइजन्स हैं, लेकिन इनका अलग अलग काम है। तो इसमें से ये पूछा गया है कि ऐसा माइटोटिक पॉइजन कौन सा है जो कि माइटोसिस को इनहिबिट करने के लिए जो स्पिंडल का फॉर्मेशन है उसे इनहिबिट करता है और पॉलीप्लॉइडी ला देता है। तो देखो होता क्या है, कॉल्चिसिन जो है वो हमारे माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। दूसरी तरफ आता है हमारा मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या करता है? इट कॉजेस फ्रेगमेंटेशन एंड एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को ये एक तो फ्रेगमेंट कर देता है यानी कि तोड़ देता है, इसके अलावा उनको एग्लूटिनेट कर देता है मतलब इकट्ठा कर देता है, टूटे हुए जो है उनको एक गठरी में कर देता है। फिर राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है हमारा वो प्रोफेज वाली फेज जो होती है हमारी उस पे पॉइजन की तरह एक्ट करता है, और साइनाइड जो है वो भी हमारे पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता माइटोसिस को, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे? ये क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए जो हमें एटीपी चाहिए होती है उसके प्रोडक्शन को रोक देता है। और साइनाइड जो है वो हमारे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का इनहिबिटर होता है जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है। तो ये एटीपी प्रोडक्शन को रोक के माइटोसिस को इनहिबिट करता है। तो साइनाइड जो है वो डायरेक्टली माइटोसिस को इनहिबिट नहीं करता है। तो हमारे यहाँ पे पूछा गया है कि स्पिंडल फॉर्मेशन के इनहिबिशन के थ्रू माइटोसिस को इनहिबिट करने वाला माइटोटिक पॉइजन कौन सा है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए, दैट इज कॉल्चिसिन। तो चारों का मैंने बता दिया, ध्यान रखना है कि कौन सा माइटोटिक पॉइजन क्या काम करता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय। तो आपकी एनसीईआरटी में हर एक स्टेज पे ये चीज दे रखी है कि प्रोफेज का कंप्लीशन किस तरीके से हम देख सकते हैं, एनाफेज का कैसे देख सकते हैं, मेटाफेज का कैसे देख सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। नंबर 1, chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes and chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। तो पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेता है, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमें कैसे दिखते हैं कि उन पे दो क्रोमैटिड्स जो हैं वो अटैच हैं सेंट्रोमियर पे। दूसरा, जो माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली है वो चालू हो जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स और सेल साइटोप्लाज्म जो है वो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल जो है वो बनना चालू हो जाता है। तो ये जब होता है जब हमारा प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन इंटरट्वाइंड न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये भी सही है। तो हमारा ए और सी दोनों करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मिसमैच पेयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कैरियोकाइनेसिस is known as division of centromere, cytokinesis is known as division of cytoplasm, S phase में DNA synthesis होता है, और synapses का मतलब होता है कि homologous chromosomes की पेयरिंग हो गई। तो देखो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ही रॉन्ग है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो है वो सेंट्रोमियर का नहीं न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, इसलिए करेक्ट है। एस फेज में हमारा डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है और रेप्लिकेट भी होता है, तो ये भी करेक्ट है। और साइनेप्सिस हम उसी चीज को बोलते हैं जब हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो है वो चालू हो जाती है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है कि जो साइनेप्सिस है, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो प्रोफेज 1 की किस सब स्टेज में बनता है, वो कमेंट करके आपको बताना। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो होगा ए, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नॉट सेंट्रोमियर। ओके, देन next question is during which stages or prophase 1 substages of meiosis do you expect to find the bivalence and DNA replication respectively। तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रोफेज 1 की ऐसी कौन सी सब स्टेजेस हैं जहां पे आपको बाइवेलेंट मिलेगा और किस स्टेज में आपको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा।
तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन मैंने अभी अभी बताया कि एस फेज में होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है, डीएनए रेप्लिकेट भी होता है और सिंथेसाइज भी होता है। तो जो हमारा इंटरफेज वाले ऑप्शंस है वो दोनों तो हमारे रॉन्ग हो गए, तो हमारा एस फेज बचा। अब एस फेज में भी के साथ अब एस फेज के साथ हमारी दो फेजेस दे रखी हैं, पेकाइटीन और जाइगोटीन। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें बाइवेलेंस किस स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो देखो होता क्या है, ड्यूरिंग जाइगोटीन क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना चालू कर देते हैं और इस पेयरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और इस तरीके के जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब हमने इस स्टेज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स देखे तो उसमें हमें क्या दिखा कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब जो कॉम्प्लेक्स साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के थ्रू बनता है उसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट, या फिर एक और नाम होता है इसका टेट्राड। सो द कॉम्प्लेक्स formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent और टेट्रा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि बायोवेलेंस किस स्टेज में दिखते हैं, तो बायोवेलेंस जो है हमें जाइगोटीन में दिखते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमारा एस फेज में होता है, क्योंकि मियोसिस 1 जब स्टार्ट होता है तो वो जब ही स्टार्ट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है वो रेप्लिकेट होके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेते हैं और ये काम होता है एस फेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगी नहीं, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा जिससे इजी हो जाए। तो इसमें आपको मैच करना है। तो पहला है साइनेप्सिस अलाइंस दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज और सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हम पिछले क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं कि किस किस स्टेज में देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ABCD में से आंसर क्या होगा। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। तो इसमें मियोसिस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। पहला, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसमें बोला गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। दूसरा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तीसरा, मियोसिस के एंड पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन की 2 साइकिल्स होती हैं, क्योंकि भाई मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है इसलिए। तो देखो बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बहुत इजीली इसको बता देती हूँ। मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, जिनको हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन की सिर्फ एक ही साइकिल होती है जो कि मियोसिस 1 से पहले हो जाती है। मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन की साइकिल नहीं होती। क्लियर। इसके अलावा मियोसिस जो है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है और मियोसिस 2 के एंड पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो भी हाफ हो जाता है। तो हमारा A, B और C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा वो है 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, क्योंकि मियोसिस में एक ही साइकिल होती है। माइटोसिस में तो एक ही होती है, लेकिन मियोसिस में इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है हमें क्योंकि 2 स्टेजेस होती है हमारी, मियोसिस 1 और 2। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेट जो करता है वो मियोसिस 1 से ही पहले कर लेता है, उसके बाद नहीं करता। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है मियोसिस का। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है। पहला, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन दी जर्म सेल्स, यानी कि जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं उनमें। तो ये करेक्ट है एकदम। Then during mitosis, the DNA replicates once for one cell division and in meiosis, the DNA replicates twice for 2 cell division. तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने ये चीज़ बताई, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ही डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा। Now, mitosis and meiosis occurs both in sexually and asexually reproducing organism. तो देखो माइटोसिस तो हमारे सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन मियोसिस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगा, क्योंकि मियोसिस हमारी जर्म सेल से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। देन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा इसका ए,
कि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स में होता है। सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? नंबर 1, डॉटर सेल्स एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर दैट इज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें बोला गया है कि डॉटर सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। देन डॉटर सेल्स जो हैं वो हर एक तरीके में एक दूसरे से एकदम सिमिलर होती हैं। देन डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू दी मदर सेल। तो मदर सेल में अगर 2n है तो डॉटर सेल में n होंगे। माइटोसिस की बात हो रही है यहाँ। देन डॉटर सेल्स हैव डिफरेंसेस इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें पता है कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो मदर सेल से हर एक तरीके से सिमिलैरिटी रखती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे से भी डिफरेंट नहीं होती और ऑलमोस्ट हमारी जो मदर सेल है उससे भी कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। तो हमारा जो ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो फंक्शंस भी एक ही परफॉर्म करती हैं। तो हमारा जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। हर एक तरीके में वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती हैं। So B will be the correct answer for this question. Okay. Then next question is DNA replication in bacteria occurs. तो इसमें particularly पूछा गया है कि बैक्टीरिया में DNA replicate कब करता है? S phase के टाइम पे, न्यूक्लियोलस के अंदर, फिशन से पहले या फिर ट्रांसक्रिप्शन से पहले। तो देखो इन चारों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है हमारा। तो इस तरह के जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें G1, G2 ये सब फेजेस क्लियर कट नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि S फेज के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें ये फेजेस जो है वो क्लियर कट नहीं होती। तो हमें ये पता नहीं चलता कि S फेज कहाँ चालू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, G1 फेज कहाँ चालू हो रही है। तो इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देन विद इन न्यूक्लियोलस ये गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है वहां पे एक तो RRNA बनता है हमारा, दूसरी तरफ राइबोसोम की जो सब यूनिट्स है हमारी वो प्रिपेयर होती है। तो न्यूक्लियोलस ऐसी साइट है जहाँ पे राइबोसोम से रिलेटेड काम होता है, डीएनए से रिलेटेड नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देन प्रायर टू फिशन, यानी कि जब बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उससे पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। देन लास्ट इज जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो वही चीज है, कई बार ऐसा होता है जैसे हमने G1 और G2 फेज देखा, तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन वाली जो फेजेस हैं वो एक साथ चलती हैं। वैसे तो हमने ये देखा है कि पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसके बाद हमारा ट्रांसलेशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये तीनों फेजेस जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन से पहले रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, सो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सी, दैट इज प्रायर टू फिशन। इसमें बैक्टीरिया में पूछा गया है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ह्यूमंस में पूछा जाए या हायर ऑर्गेनिजम्स में पूछा जाए तो उनमें हम ड्यूरिंग एस फेज ही लिखें। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हमारी सेल साइकिल होती है उसकी 2 बेसिक फेजेस होती हैं। पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होती है हमारी एम फेज, यानी कि जो माइटोसिस फेज होती है वो। और जो इंटरफेज होती है हमारी वो आगे 3 फेजेस में डिवाइड रहती है, G1, S और G2। तो यानी कि सबसे पहले हमारी G1 फेज आई इंटरफेज की, उसके बाद S फेज, फिर G2 फेज और लास्ट में हमारी M फेज। तो हमें ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है जिसमें G1, S, G2 और M इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है G1 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है G1, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हो गए। तो G1, G2, S, M ये गलत है क्योंकि G1 के बाद S फेज आएगी। तो G1 आ गई, फिर S, फिर G2 और फिर M। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका D। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान है कि इंटरफेज में सबसे पहले G1, S, G2 फेज आती है और उसके बाद M फेज आती है तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल इन G0 फेज। अब कभी कभी क्या होता है, एक फेज आती है G0 जहाँ पे जो हमारी कुछ सेल्स हैं वो सेल साइकिल को छोड़ के चली जाती हैं और आराम से जो है रेस्ट करने लग जाती हैं, उनको आगे डिवाइड नहीं करना होता। लेकिन अगर उनको बुलाया जाए तो वो वापस से सेल साइकिल में एंटर होके डिवाइड करना चालू कर सकती हैं, नहीं तो वो रेस्ट के फेज में चली जाती है। तो इसके ऑप्शन है एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल या फिर टर्मिनेट द सेल साइकिल। तो जो G0 फेज में सेल्स होती हैं वो सेल साइकिल को
कुछ टाइम के लिए एग्जिट कर देती हैं, कभी कभी परमानेंटली भी कर देती हैं। अगर उन्हें वापस नहीं बुलाया गया तो वो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए रेस्ट के फेज में चली जाती है। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। सेल साइकिल एंटर नहीं करती हैं, वो जी नॉट फेज में वो सेल साइकिल को छोड़ देती हैं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर सेल साइकिल को सस्पेंड कर देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेल साइकिल तो अपने आप चल रही है, वो सेल्स बस निकल जाती हैं जी नॉट फेज में, और सेल साइकिल को वो टर्मिनेट भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ खुद सेल साइकिल से अलग हो जाती है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस के टाइम पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें इवेंट्स का, कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। दूसरे में दे रखा है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन, फिर टीलोफेज। तो टीलोफेज तो सबसे लास्ट में है ही सब ऑप्शंस के, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कंडेंसेशन जो है वो सबसे पहले होगा, ये भी हमें पता है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता क्या है, प्रोफेज के टाइम पे, जो कि हमारी फर्स्ट फेज होती है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेता है। उसके बाद मेटाफेज के टाइम पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और यही शुरुआत होती है मेटाफेज की। और इस टाइम पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल इक्वेटर पे मूव कर जाते हैं और मेटाफेज प्लेट पे जाके अरेंज हो जाते हैं बीच में एकदम, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उन पे जाके अटैच हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंडेंसेशन तो हो ही गया। उसके बाद मेटाफेज में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हो जाती है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियर एपरेटस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वो टूट जाता है। तो ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद इक्वेटर पे अरेंजमेंट देखा हमने, तो ये आ गया अरेंजमेंट एट इक्वेटर। फिर क्या होता है, एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर्स जो है वो स्प्लिट कर जाते हैं और क्रोमैटिड्स सेपरेट कर जाते हैं, और क्रोमैटिड्स जो हैं वो जाके ऑपोजिट पोल्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया उसके बाद। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन हो गया। डिवीजन करने के बाद जब वो अपने अपने पोल्स पे गई तो वहां पे वो जाके इकट्ठा हो गई, यानी कि लास्ट फेज आ जाती है हमारी टीलो। क्लियर है। तो यहाँ पे माइटोसिस पूछा है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर वाले ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। फिर आता है हमारा सेकंड और लास्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हो रही है, फिर इक्वेटर पे अरेंजमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन है, फिर सेग्रीगेशन है, फिर टीलोफेज। लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर, फिर सेंट्रोमियर डिसअसेंबली, फिर सेग्रीगेशन, फिर टेलोफेज। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा लास्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर की डिसअसेंबली दे रखी है, यानी कि सेंट्रोमियर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, देन अरेंजमेंट एट इक्वेटर, देन सेंट्रोमियर का डिवीजन, उसके बाद सेग्रीगेशन, उसके बाद टीलोफेज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Anaphase promoting complex, that is APC, is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. तो APC जो है वो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो कि प्रॉपर माइटोसिस के लिए जरूरी है। तो अगर APC एक ह्यूमन सेल में डिफेक्टिव हो जाए तो क्या चीज हो सकती है, पहला क्रोमोसोम कंडेंस नहीं करेंगे, दूसरा क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे यानी कि टूट जाएंगे, तीसरा क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, और चौथा जो क्रोमोसोम की आर्म्स हैं उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो देखो बहुत इजी चीज है, अगर आप लोगों ने एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले नहीं भी सुना है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखो कि एनाफेज के टाइम पे होता क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेजिक प्लेट से उठ के पोल्स की तरफ जाने लगते हैं और उनका सेग्रीगेशन होना चालू हो जाता। तो कंडेंसेशन हमारा प्रोफेज में होता है, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोमोसोम्स जो है उनका फ्रेगमेंटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा फ्रेगमेंटेशन से कोई भी स्टेज हमें बचाती। देन क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे, ये करेक्ट हो सकता है। या फिर एक और चीज आ सकती है इसमें कि जो क्रोमोसोम्स है वो पोल्स की तरफ मूव ना करें। क्लियर। और रिकॉम्बिनेशन वाला जो फेज है वो भी नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस में ये चीज होती नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। तो अगर ये वाला आपने एपीसी के बारे में नहीं भी सुना है तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो सकता है यहाँ एपीसी की जगह पीपीसी आ जाए, यानी कि प्रोफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तो फिर उस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, यानी कि ए वाला। क्लियर हो गई ये चीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में जब माइटोसिस होता है तो इनमें से कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता है? पहला, स्पिंडल फाइबर्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे जो कि एनाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स पे खींचेंगे। फिर न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस, ये सब सेल्स में होता है क्योंकि जब भी हमारी सेल डिवाइड होने लगती है हमारा न्यूक्लियोलस जो है वो कहीं गुम हो जाता है। फिर क्रोमोसोम का मूवमेंट, बिल्कुल क्रोमोसोम का मूवमेंट भी होगा, लेकिन जो एक चीज नहीं दिखेगी हमें माइटोसिस में वो होगी साइनेप्सिस, क्योंकि ये मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। Then next and the last question for today's session is in meiosis crossing over is initiated at। तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो है वो इनिशिएट होती है पेकाइटिन पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोफेज 1 जो है उसकी 5 स्टेजेस होती है। पहली होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पेकाइटिन, चौथी होती है डिप्लोटीन और लास्ट होती है डाइकाइनेसिस। तो इसमें जो हमारी तीसरी स्टेज है पेकाइटिन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, उसमें हमारी जो क्रॉसिंग ओवर है वो चालू होती है। क्लियर है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, दैट इज पेकाइटिन। सो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स वाला जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग कोई और चैप्टर पहले चाहते हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पहले उसके एमसीक्यूज में आप लोगों को प्रिपेयर करवा दूँ। ओके, दूसरी बात, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है हाईलाइटेड आंसर्स के साथ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।